आज के इस हिंदी व्याकरण क्लास में आज हम ऐसे ऑब्जेक्टिव सवाल लेकर के आए हैं जो परीक्षा में पूछे जाएंगे, इसकी पूरी गारंटी है। आइए हम सवाल की तरफ बढ़ते हैं। एक बेसिक से शुरू करते हैं और संपूर्ण जानकारी को गहराई तक जानते हैं कि हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं। तो वर्ण का जब चर्चा आएगा तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। वर्ण दो तरह के होते हैं, पता ही है, स्वर और व्यंजन। दोनों की गिनती मिलाकर के कितनी है आप कमेंट करके बता सकते हैं। दोनों की गिनती मिलाकर के 52 यानी 52 है, जिसमें से 13 जो है स्वर है और व्यंजनों की संख्या कितनी है 39 39, यानी अ आ की संख्या 13 है और जो है इसकी संख्या कितनी है क ख ग घ से लेकर के ये 39 है, दोनों मिलाकर के 52 होते हैं। सवाल दूसरा है हमारे स्क्रीन पर कि कमल शब्द में कौन सा समास है। जी हाँ दोस्तों, समास कौन सा है? तो समास कहते किसे हैं ये पता होगा आपको कि समास कहते हैं कि दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर के अगर हम संक्षिप्त रूप दे देते हैं तो वह समास कहलाता है। ठीक है, याद रखिएगा, एक शब्द में कई अक्षरों को अलग अलग किया जाता है, वो संधि विच्छेद अलग होता है। यहाँ पर समास है। समास क्या कह रहा है कि दो या दो से अधिक शब्द, दो या दो से अधिक शब्द के लिए अगर हम एक शब्द को इस्तेमाल कर रहे हैं संक्षिप्त रूप में तो वह समास कहलाएगा। जैसे अगर हम कहें राजपुत्र यानी राजा का पुत्र, उसके लिए हम लोग क्या कहेंगे राजपुत्र। राजपुत्र जो है यह एक समासिक पद हो गया राजपुत्र। इसको अगर हम पूरा लिखेंगे, विग्रह करेंगे तो राजा का पुत्र होगा। हम लोग लिख दिए क्या राजपुत्र। उसी तरह जो है आप लोग अक्सर देखते होइएगा कि ऐसे कई शब्द आप जो है प्रश्नानुसार यानी प्रश्न के अनुसार, तो ये सारे समासिक शब्द हैं जो दो या दो से अधिक शब्दों के लिए एक शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ पे पूछ रहा है कि कमल में कौन सा समास है, तो यहाँ पर कौन सा समास होगा कमल में? तो समास के लिए ऑप्शन सी हो जाएगा कि यहाँ क्रमधारय समास है। यानी कि अब समास को हम लोग जान लेते हैं कि कमल में जो है क्रमधारय समास कहते किसको हैं। तो उससे पहले याद रखिएगा कि समास जो है मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें जो है अव्ययी भाव समास है, तत्पुरुष समास है, द्वंद्व समास है, बहुब्रीहि समास है। फिर उसमें 2 प्रकार और हैं, क्रमधारय और द्विगु समास, जो मुख्य रूप से जो है तत्पुरुष के अंदर आते हैं। तो यहाँ पर जो है अव्ययी भाव समास किसको कहते हैं कि अगर किसी शब्द का प्रथम पद समाप्त किसी शब्द का अगर जो है प्रथम पद प्रधान हो तो वह अव्ययी भाव कहलाता है। हम पूरे समासिक पद आपको बता दें तो प्रथम पद अगर प्रधान है, फर्स्ट टर्म अगर जो है उसका प्रधान है प्रथम पद, जैसे अगर हम लोग कहते हैं कि यथा शक्ति या प्रतिदिन, तो यहाँ पर प्रथम पद क्या आता है प्रतिदिन में प्रति आता है, तो प्रति शब्द यहाँ प्रधान है, तो ये किस समास का हो जाएगा अव्ययी भाव का। इसी का दूसरा है तत्पुरुष, समास का ही दूसरा क्या है तत्पुरुष है। तो तत्पुरुष में क्या होता है कि इसका सेकेंड पद जो है प्रधान होता है। याद रखिएगा, जैसे हम लोग कहते हैं राजपुत्र या गृह प्रवेश, गृह प्रवेश अगर हम लोग कहते हैं तो यानी यहाँ पर प्रवेश हो रहा है, प्रवेश का काम कहाँ हो रहा है घर में, गृह में, तो ये दूसरा पद प्रधान है, तो हो गया क्या चीज तत्पुरुष। द्वंद्व समास है, दोनों पद प्रधान होता है। दोनों पद प्रधान होने पर जैसे अगर लिखा जाता है भाई बहन आगे पीछे, तो इस तरह के जो शब्द है वो द्वंद्व समास है। और बहुब्रीहि समास जो होते हैं उसमें क्या होता है कि जैसे बहुब्रीहि में कि वो तीसरा एक अर्थ निकलता है। जैसे हम लोग कहते हैं पंकज, यानी जो जल में उगने वाला फूल पंकज कहलाता है। उसी प्रकार जो है अगर कहते हैं नीलकंठ, यानी जो विष को पी गया, जो है शिव जी के लिए इस्तेमाल होता है। तो इस तरह के जो शब्द हैं यानी जिसका अर्थ किसी तीसरे के लिए इस्तेमाल होता हो तो वो बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आते हैं। और द्विगु समास है जिसमें पहला पद संख्या होता है। द्विगु भी एक समास का रूप है, याद रखिएगा। द्विगु समास पहला पद संख्या होता है, दूसरा उसका बोध कराता है। जैसे कहते हैं त्रिभुज, तो यानी तीन का पता चल रहा है, भुज यानी 3 भुजाओं वाला, तो वो द्विगु समास है। दोस्तों हम एक प्रश्न में आपको इस प्रकार से बताते चलेंगे कि इस पर आधारित किसी भी प्रकार का प्रश्न अगर आपसे पूछा जाता है तो हम यकीन दिलाते हैं आपको कि उससे संबंधित कोई भी प्रश्न आपसे छूटेगा नहीं, आप सभी प्रश्नों का सही उत्तर कर पाएंगे। तो अगला सवाल है हमारे स्क्रीन पर कि जो पढ़ता है वही आगे बढ़ता है। जी हाँ,
अगर आप हमसे पहले उत्तर कर रहे हैं तो जरूर कमेंट कीजिए, और नहीं अगर चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। सवाल है कि जो पढ़ता है वही आगे बढ़ता है, जो पढ़ता है वही आगे बढ़ता है में कौन सा वाक्य है? जी हाँ, बताइएगा। जो पढ़ता है वही आगे बढ़ता है में कौन सा वाक्य है? तो अगर इसमें ध्यान से देखा जाए दोस्तों तो तीसरा का ऑप्शन सी या मिश्र वाक्य है, यानी जो पढ़ता है, एक पढ़ना अलग है, आगे बढ़ता है, दो वाक्यों को यहाँ मिश्रित किया गया है। नेक्स्ट सवाल है कि राम ने पत्र लिखा, इसमें कौन सा कारक है? तो यह कारक और विभक्ति चिन्ह जब आप याद करते हैं जिसमें है कि कर्ता ने, कर्म को, तो इस तरह से जब आपको ध्यान होगा, कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान को के लिए, आपादान से, अधिकरण में, तो ये इसमें यहाँ पर ने जो है चिन्ह है जो ये बता रहा है कि इसमें जो है कारक कर्ता कारक है, यानी राम ने पत्र लिखा, राम ने पत्र लिखा, राम ने कार्य क्या किया है? लिखने का कार्य किया है। लिखा क्या चीज़ है? तो पत्र लिखा है, तो ये कर्म पत्र है। राम ने पत्र लिखा, यानी राम यहाँ पर कर्ता है। कर्ता कौन है? यहाँ पर राम है। इसमें कारक कौन सा कारक इस्तेमाल है? तो याद रखिए कर्ता कारक इसमें इस्तेमाल है, कर्ता कारक इसमें इस्तेमाल है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला है, बहुत ही इजी सवाल है, आप इसे कमेंट करके इसका उत्तर हमको बताइए ताकि पता चले कि आप क्लास में एक्टिवली क्लास देख रहे हैं। जब आप इसका कमेंट करके हमें उत्तर बताएंगे कि मीठा शब्द का विलोम क्या है। और सवाल के अंत में जब आप पूरा सेशन कंप्लीट करेंगे, पूरा क्लास जब आप देख लेंगे, तो फिर आप हमें बताइएगा कि आप कितने प्रश्नों को सही किए हैं इनमें से, और किस लेवल के प्रश्न की आपको आवश्यकता है, ताकि हम नेक्स्ट क्लास आपके लिए उसी लेवल के क्लास के साथ उपस्थित होंगे। सवाल है ये सुंदरता शब्द में कौन सा शब्द प्रत्यय है? दोस्तों उपसर्ग और प्रत्यय, जिसको इंग्लिश में आप प्रीफिक्स और सफिक्स के नाम से जानते हैं। तो प्रीफिक्स जो है, प्री से तो इंग्लिश में पता चल जाता है कि पहले आता है, तो जो प्रीफिक्स होगा, और यहाँ पर और सफिक्स जो बाद में आता है, ये उपसर्ग जो पहले आएगा, प्रत्यय जो बाद में आएगा। तो शब्द के अंत में जो लगता है और उसके अर्थ को बदल देता है, तो वो प्रत्यय कहलाता है। यहाँ पर सुंदर है, सुंदर एक शब्द है जिसका मतलब ये विशेषण शब्द है, यानी विशेषता बता रहा है सुंदर, और उसमें इस्तेमाल हो गया, उसमें ता प्रत्यय लग गया, ता प्रत्यय लगने से अब शब्द हो गया सुंदरता। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, कि यहाँ पर ता प्रत्यय है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल है कि राम, श्याम और मोहन आए, इसमें कौन समुच्चय बोधक है? राम कौमा देकर के श्याम और मोहन आए, यहाँ पर समुच्चय बोधक कौन है? तो और शब्द जो है यहाँ समुच्चय बोधक है, अर्थात ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। सवाल अगला है कि पढ़ना किस शब्द का क्रिया है? जी, क्रिया के कितने रूप हैं? क्रिया के कई अलग अलग रूप आप पढ़े होइएगा। सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु। जी हाँ, कितने तरह के आपको हम बताएं अभी। सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, उसके बाद जो है सकर्मक, अकर्मक, द्विकर्मक यानी द्विकर्म जिसमें, और उसके बाद जो है प्रेरणार्थक, फिर उसके बाद जो है संयुक्त और नाम धातु, संयुक्त और नाम धातु, याद रखिएगा। तो यहाँ पर पढ़ना, किताब पढ़ा जाएगा, तो यहाँ पर कर्म के रूप में किताब शब्द आएगा, अर्थात ये क्रिया ऑप्शन ए का शब्द है कि ये सकर्मक क्रिया है। ऑप्शन ए 8वां का करेक्ट आंसर है। इसको हम लोग पहचानते कैसे हैं? तो याद रखिए, सकर्मक यानी जिसमें कर्म आता हो, कर्म यानी जिस पर कर्ता का फल पड़े। जैसे राम ने किताब पढ़ा, तो यहाँ पर जो है किताब पढ़ा गया, किताब उसमें कर्म है, तो ये सकर्मक क्रिया है, सकर्मक क्रिया है। क्या है कि यहाँ पर किताब पढ़ना एक सकर्मक क्रिया हो गया। अगर हम कहें आम खाना, आम भी कर्म है, तो वहाँ पर वो क्रिया सकर्मक क्रिया के रूप में जाना जाएगा। लेकिन जिसमें कर्म ना हो, केवल कर्ता हो, जैसे राम जाता है, तो यहाँ पर राम जा रहा है, कहाँ जा रहा है पता नहीं चल रहा है, कर्ता है, कर्म नहीं है, वो अकर्मक क्रिया है। द्विकर्मक जिसमें दो कर्म हो, यानी जैसे राम ने सीता को
कर्मक क्रिया का उदाहरण देखते हैं कि राम ने सीता को पुस्तक दिया। राम ने सीता को पुस्तक दिया। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर देना क्रिया है, पुस्तक दिया गया है मुख्य क्रिया कर्म है, लेकिन सीता को दिया गया तो सीता एक गौण कर्म है, लेकिन सीता और पुस्तक दोनों शब्द क्या है, कर्म है, तो इसीलिए उसको द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। सीता और पुस्तक दोनों शब्द कर्म है। राम ने सीता को पुस्तक दिया, तो यहाँ पर द्विकर्मक क्रिया हो जाएगा। प्रेरणार्थक जिससे किसी काम को होने के लिए किया जाए वो प्रेरणार्थक क्रिया है। जैसे जिससे किसी काम को करा ले अगर हम लोग, तो वो प्रेरणार्थक क्रिया के अंदर आएगा। नाम धातु जो है उसमें संज्ञा सर्वनाम और विशेषण से जो बनता है वो नाम धातु कहलाता है, याद रखिएगा। सवाल अगला है कि वह बहुत तेज दौड़ता है, इसमें कौन सा विशेषण है, तो वह बहुत तेज दौड़ता है, इसमें क्रिया विशेषण पूछ रहा है आपसे। तो तेज दौड़ना, यहाँ पर तेज शब्द जो है वह क्रिया का विशेषता बता रहा है। दौड़ने, तेज शब्द जो है वो दौड़ने का विशेषण बता रहा है, यानी क्रिया का विशेषण तेज बता रहा है, अर्थात तेज जो है करेक्ट आंसर होगा कि वह बहुत तेज दौड़ना जो है ये क्रिया विशेषण है। सवाल अगला है कि राजा किस संज्ञा का उदाहरण है, तो राजा अगर किसी का पार्टिकुलर नाम आ रहा है तो वहाँ पर वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाता है, लेकिन चूंकि राजा शब्द बोलते ही यह बोध हो जाता है कि वही राजपाट वाला जमाना जो राजा गद्दी पर बैठते थे, अलग अलग राजपाट हुआ करता था, राज दरबार हुआ करता था, यानी राजा शब्द मूल रूप से जातिवाचक संज्ञा है। राजा शब्द बोलते ही पूरे राजा जाति का बोध होता है, जो जहाँ के भी राजा रहे हों, जिस जमाने के भी राजा रहे हों। तो राजा जो है वह व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, बल्कि ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है कि वह जातिवाचक संज्ञा है। राजा शब्द किस प्रकार की संज्ञा है, जातिवाचक। छोटा प्रश्न, माइनर प्रश्न में आप ऐसे कंफ्यूज होंगे कि आपका 1 नंबर निगेटिव हो जाएगा, इसलिए आप पूरे क्लास में बने रहें ताकि आपको बेहतर आपकी तैयारी हो सके। सवाल अगला है कि अपना शब्द किस सर्वनाम का भेद, अपना शब्द किस सर्वनाम का भेद है। यहाँ पर अपना शब्द से जो है निजता की बात हो रही है, अर्थात हम कह सकते हैं कि अपना शब्द से निजवाचक सर्वनाम जैसे का भेद है। निजवाचक सर्वनाम है, सर्वनाम के कई प्रकार हैं, यानी सर्वनाम जिसको अंग्रेजी में आप प्रोनाउन कहते हैं, जो नाउन के जगह पर इस्तेमाल होता है प्रोनाउन। यहाँ पर सर्वनाम के कई भेद है, जैसे पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम व्यक्तिवाचक संज्ञा की जगह पर जो सर्वनाम इस्तेमाल होता है उसको पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जी हाँ, यानी प्रॉपर नाउन के जगह पर जो प्रॉपर प्रोनाउन इस्तेमाल होता है या पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं इसको, तो वो पुरुषवाचक सर्वनाम हिंदी में कहा जाता है। यहाँ पर जैसे इसमें 3 रूप हो जाता है अलग अलग, उत्तम पुरुष यानी फर्स्ट पर्सन, मध्यम पुरुष यानी सेकेंड पर्सन, और अन्य पुरुष यानी थर्ड पर्सन। उत्तम पुरुष आई वी यानी मैं और हम होता है, मध्यम पुरुष यू यानी तुम और आप होता है, उसी तरह अन्य पुरुष में ही शी इट दे दिस दैट जो है ये अन्य पुरुष में, यानी यह वह ये वे सब, ये सब अन्य पुरुष में आते हैं। आगे निजवाचक है जिससे निजता का बोध होता हो। संकेतवाचक है जिससे संकेत करते हैं, जैसे यह है और वह है, इसको इंग्लिश में डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। दिस दैट दीज दोज, यह वह ये सब वो सब, ये 4 संकेतवाचक सर्वनाम हैं। प्रश्नवाचक जिससे प्रश्न पूछने का बोध होता हो, जैसे हम लोग प्रश्नवाचक सर्वनाम में आ जाएगा क्या, क्यों, कैसे, कौन, ये सारे जो सर्वनामी पद हैं शब्द हैं, ये सब अलग अलग ग्रुप हैं जो आपको हम उम्मीद करते हैं कि समझ में आ रहा होगा इस क्लास से। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल अगला है कि ज्ञान शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा, यानी ज्ञान। आप ऑप्शन देखिए, ज्ञान का विलोम क्या हो जाएगा, अज्ञान हो जाएगा। विद्या है, मूर्खता है, भ्रम है, तो ज्ञान से मूर्खता दूर होती है, ज्ञान से भ्रम दूर होता है, ज्ञान से भ्रम दूर होता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा कि विद्या जो है वो ज्ञान का सही पर्यायवाची शब्द है। सवाल अगला है कि जो मेहनत करता है वही सफल होता है, जो मेहनत करता है वही सफल होता है, इसमें संबंध बोधक कौन सा है। जी हाँ, जो मेहनत करता है वही सफल होता है, यहाँ पर संबंध वही शब्द बता रहा है, मेहनत का सफलता से संबंध, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट सवाल है कि राम से किताब ली, इसमें कौन सा कारक है। जी, राम से किताब ली,
यहाँ पर राम से किताब ली, लेने वाला कोई और है यानी कर्ता कोई और है। किताब किससे लिया गया? राम से लिया गया, यानी कर यहाँ पर क्या होगा कि राम से किताब को अलग या किताब को राम से अलग किया जा रहा है। तो अलग करने के कंडीशन में जो सर्वनाम इस्तेमाल होता है वो आपादान होता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा कि राम से किताब लिया गया, यानी राम से किताब को अलग किया गया या किताब से राम को, तो ये अपादान कारक में जाएगा। ऑप्शन है जैसे पेड़ से पत्ता का गिरना, पेड़ से पत्ता गिरा, तो ये भी क्या है, पत्ता पेड़ से गिरा, ये सब क्या अपादान कारक यानी एक दूसरे से अलग हो रहे हैं। तो राम से किताब लेना भी अपादान कारक होगा। सवाल अगला है कि विद्यालय शब्द में कौन सा समास है? विद्यालय शब्द में विद्या जोरालय, विद्यालय यानी ऐसी जगह जहाँ पर बैठ करके शिक्षा का काम होता हो, या ऐसा घर ऐसा मकान कहिए, दोनों पद यहाँ पर प्रधान है। एक तीसरा अर्थ निकल रहा है विद्यालय, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा कि ये बहुव्रीहि समास है कि जिससे विद्यालय शब्द कहने से ही ये पता चलता है कि एक ऐसा घर या एक ऐसा जगह, एक ऐसी बिल्डिंग जिसमें हम बैठ करके शिक्षा हासिल करते हैं, पाठशाला विद्यालय। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल अगला है कि वह खा रहा है कौन सा काल है? तो रहा है जहाँ ही आएगा, है में कौन सा काल आ जाएगा? सॉरी, है में जो है ये आ जाएगा वर्तमान, था में भूतकाल यानी पास्ट टेंस, और गा गे गी में भविष्य काल। ऑप्शन ए ऑप्शन जो है सी करेक्ट आंसर होगा कि 16 का सी करेक्ट आंसर है। सवाल अगला है कि बुद्धिमान शब्द में कौन सा उपसर्ग है, यानी बुद्धिमान शब्द के आगे कौन सा शब्द लगा है जिससे उसका अर्थ में परिवर्तन आया है, यानी कौन सा प्रीफिक्स बुद्धिमान शब्द में लगा हुआ है। तो दोस्तों बुद्धिमान शब्द वाइज, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं वाइज। यहाँ पर बुद्धिमान शब्द को अगर आप ध्यान से पढ़िए तो बुद्धिमान शब्द में ऐसा आपको कोई शब्द नहीं मिल रहा है जो लगा हो और उसका अर्थ बदल रहा हो। जैसे बुद्धि, तो बुद्धि को अगर हम लोग अलग करते हैं तो मान शब्द का कोई अर्थ नहीं, क्योंकि हमको यहाँ प्रीफिक्स को देखना है, बाद में आने वाले शब्दों को नहीं देखना है। तो यहाँ पर बुद्धि पूरा एक शब्द है, कोई एक दो अक्षर नहीं है। मान तो बाद में लगा है, बुद्ध, तो यहाँ पर कोई नहीं हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि प्रश्न पूछा जा रहा है उपसर्ग। अगर प्रश्न में रहता कि प्रत्यय बताइए तब आप कह सकते थे कि मान प्रत्यय लगा है बुद्धि शब्द में, लेकिन चूंकि पूछा उपसर्ग जा रहा है तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपको प्रश्न की प्रकृति भी ध्यान देनी है कि प्रश्न में पूछा क्या जा रहा है। सवाल अगला है कि जल शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है? जल शब्द जो है तो आपको जल शब्द, जल जो हम लोग पानी पीते हैं, जल ही जीवन है हमारा, तो जल शब्द में जो संज्ञा का प्रयोग किया गया है, जल शब्द जो है वह एक द्रव्यवाचक संज्ञा है, यानी जल को हम लोग नाप तौल सकते हैं, गिन नहीं सकते हैं, अर्थात ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट सवाल है कि राम और श्याम भाई हैं। जी हाँ राम और श्याम भाई हैं में कौन सा समास है? राम और श्याम भाई है में कौन सा समास है? तो राम भी पद प्रधान है, श्याम भी प्रधान है। राम और श्याम जब भी इस तरह का शब्द आता है तो जहाँ पर दोनों पद प्रधान होते हैं तो वो द्वंद्व समास होता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है 19वां नंबर प्रश्न का। नेक्स्ट सवाल है हमारे स्क्रीन पर कि क्यों किस शब्द किस अवयव का भेद है? जी हाँ, क्यों शब्द किस अवयव का भेद है? क्यों शब्द से क्या पता चल रहा है? क्यों शब्द से हम प्रश्न पूछने की पता चल रहा है कि वह यहाँ क्यों आया, क्यों गए। तो यहाँ पर क्यों शब्द जो है वो प्रश्न पूछने के लिए है, अर्थात प्रश्नवाचक अवयव है। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। सवाल अगला है हमारे स्क्रीन पर कि राम ने सीता को फूल दिया। यहाँ पर राम ने सीता को फूल दिया, प्रश्न में है कि को कौन सा कारक का है? को विभक्ति चिन्ह जो है यह किस कारक का है? तो राम ने यानी कर्ता ने होता है, कर्म को, तो यहाँ पर कौन सा कारक है? तो यहाँ पर कर्म कारक है। यह ऑप्शन जो है ये 21वां का बी, राम ने सीता को फूल दिया, तो यहाँ पर कर्ता ने कर्म को, सीता को, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा कि कर्म कारक है को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि नीलकंठ में कौन सा समास है? तो 22वां नंबर प्रश्न है कि नीलकंठ
नीलकंठ का अर्थ जो है वो अलग होता है, यानी जो विष को पी जाए, शिव जी के लिए नीलकंठ इस्तेमाल होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर बदल जाएगा, बहुव्रीहि होगा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है 22वां नंबर प्रश्न के लिए। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हम उससे पहले आपसे फिर एक बार रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हर क्लास, हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। सवाल है कि राम से पुस्तक ली गई। राम से सीता ने पुस्तक ली, यानी राम से पुस्तक को अलग किया गया। कौन की? सीता ने की। राम से सीता ने पुस्तक ली। अगर से पूछा जाएगा, यहाँ पर कर्ता पूछा जा रहा है, तो कर्ता कौन है? ने, क्योंकि हमेशा जो है कर्ता के बाद जो विभक्ति चिन्ह आता है वो ने आता है, याद रखिएगा। कर्ता के बाद ये पहचानने का नियम है कि कर्ता के बाद ने आएगा। तो राम से सीता ने पुस्तक ली है। यहाँ पर आपके प्रश्न को घुमा दिया गया है, सीता ने राम से पुस्तक ली, ये आसानी से हो जाता क्योंकि कर्ता पहले आ जाता। यहाँ पर जो है कर्म पहले है, राम से किताब लिया गया है, और तो ने विभक्ति चिन्ह के से पहले जो शब्द आएगा वो कर्ता होगा। तो ने से पहले सीता है, अर्थात सीता यहाँ पर कर्ता है, न कि राम कर्ता है, कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर राम से अलग किया गया है, यानी राम से पहले ये इसमें अपादान कारक है और इसमें कर्ता कारक है, याद रखिएगा। सवाल अगला है कि कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? तो बचपन, सुंदरता, वीरता, ये सारे ऐसे शब्द हैं जिसको हम लोग फिजिकली नहीं महसूस कर सकते, नहीं देख सकते, नहीं छू सकते हैं, केवल हम लोग अनुभव कर सकते हैं। चाहे वो चाइल्डहुड का हो या फिर जो है सुंदरता हो या वीरता हो, तो ये सभी जो है ये भाववाचक संज्ञा है। लेकिन सैनिक जो है, जो सीमा पर सैनिक रहते हैं, ये हमारे जो है सैनिक शब्द जातिवाचक संज्ञा या समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा, न कि भाववाचक संज्ञा। सवाल अगला है कि अधजल गगरी छलकत जाए, बड़ी गगरिया चुप्पे जाए, यानी जिसके पास कम ज्ञान होता है वो बहुत अधिक बोलता है। जो ज्ञान से पूरा परिपूर्ण रहता है, भरा हुआ व्यक्ति रहता है, वो खामोश रहता है अक्सर, और जब जरूरत आती है तब बोला जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि अधजल गगरी छलकत जाए, बड़ी गगरिया चुप्पी जाए। तो यहाँ पर ये इसमें कौन सा अलंकार है? ये लोक्तियाँ हैं। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा इसका 25वां नंबर प्रश्न का। सवाल अगला है कि सुहावना शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? जी हाँ दोस्तों, सुहावना शब्द के अंत में कौन सा शब्द लगा है? तो सुहावना शब्द के अंत में जो है ना प्रत्यय लगा है, यानी 26 का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल है कि जिसने जैसा बोया वैसा काटा में कौन सा संबंध है? जिसने जैसा बोया वैसा काटा, यानी जो जैसा कम कारण किया वैसा कर्म उसको मिला। ऑप्शन ए हो जाएगा कि कारण और कार्य है। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा वाक्य भाववाच्य है? भाववाच्य है। तो राम ने काम किया, राम काम कर रहा है, काम किया गया, राम काम करेगा। तीनों में करता है, राम ने काम किया, राम काम कर रहा है, राम काम करेगा। यानी यहाँ पर तीनों अलग अलग ये समय की बात हो रही है। एक भूतकाल में है कि राम ने काम किया, दूसरा वर्तमान में राम काम कर रहा है, तीसरा राम काम करेगा। तीनों में कर्ता उपलब्ध है। भाववाच्य पूछा जा रहा है जिसमें जो है काम किया गया, जो केवल भाव को बता रहा है। यहाँ पर कर्ता की उपलब्धता नहीं है, न ही काल का कुछ पता चला, काम किया गया। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा 28वां का। नेक्स्ट है कि परोपकार शब्द में उपसर्ग मूल शब्द का सही विभाजन क्या है? परोपकार शब्द में उपसर्ग मूल शब्द का सही विभाजन क्या है? यानी परोपकार शब्द में कौन सा मूल शब्द लगा है जिसका 2 मिनट